हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर तीसरा लेक्चर है जो ट्रांसफार्मर का है। और आई थिंक मैंने क्या इसको ट्रांसमिशन लाइन में दो लेक्चर को अपलोड किया है, लेकिन उसका मैं प्लेलिस्ट चेंज करके ट्रांसफार्मर के नाम से थ्योरी और ट्रांसफार्मर करके मैं इन लेक्चर को अलग सेपरेट ट्रांसफार्मर के नाम से बना दूंगा। ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दो वीडियो देखकर इधर आए, ताकि आपको प्रॉपर वे में स्टार्टिंग से समझ में आ सके। और मैंने ज्यादा लंबे वीडियो नहीं लिया, 15 से 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो है दो। आप उसको देख सकते हैं इजिली। ज्यादा कुछ टॉप नहीं है, क्योंकि मैंने थ्योरी ही यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ये ईडी करंट लॉस क्या होता है और कॉपर लॉस क्या होता है, ये पढ़ लिया था। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। ठीक है। ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस इसमें दिया है 1200 वाट हो, तो हाफ लोड पर उसका कॉपर लॉस ज्ञात करना है। तो देखो, ट्रांसफार्मर का हाफ लोड पे हमें देखना है, तो हाफ लोड के ऊपर क्या होगा कि हमारे पास जो 1200 रहेगा उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये शॉर्टकट एक तरीका है, लेकिन वो कैसा हुआ उसको हम इसमें समझेंगे। ठीक है। इसमें 4 3 12, तो ये 300 हमारे पास आ जाएगा, 300 वाट आएगा। अब देखो, फुल लोड कॉपर लॉस बटे हाफ लोड कॉपर लॉस बराबर, इफ स्क्वायर में रहेगा तो ये हमारे पास ये भी स्क्वायर में रहेगा, इसको होल स्क्वायर रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हुआ। ठीक। इससे ये कट जाएगा और ये हाफ आएगा हमारे पास। ठीक है। तो अगर इसको हम निकालने के लिए, तो ये हमारे पास इधर आ सकता है और ये इधर चले जाएगा, हाफ लोड आ जाएगा, तो ये 300 हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रांसफार्मर में 7/8 फुल लोड पर कॉपर लॉस की बात कर रहे हैं। कॉपर लॉस 4900 है, तो उसका फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात कीजिए। फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस ये हमारे पास, हम अब इसको इस लोड पे निकालना है। ठीक है। 7/8 फुल लोड का। तो देखो, इफ स्क्वायर में करा हमने इसको भी, 7/8 को हमने स्क्वायर करेंगे। ठीक। अब हमारे पास इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 7 का 7 7 49 और 8 8 64 ही हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर ला सकते हैं ऊपर, तो 64/49 हो गया। ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। स्क्वायर करेंगे इसका, तो अब हमारे पास फुल लोड कॉपर लॉस निकालना है इस पे, किस पे, 7/8 का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 49 गुणित 64/49। तो 49 से 49 ये कटेगा, तो ये हमारे पास 6400 आ जाएगा। कितना आएगा, 6400 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, नो लोड पर कॉपर, नो लोड पर आयरन लॉस ज्यादा रहता है कॉपर लॉस की तुलना में, और फुल लोड के ऊपर कॉपर लॉस ज्यादा रहता है आयरन लॉस की तुलना में। ठीक है। ये ध्यान देना कि भाई ये कॉपर लॉस होता है, ये ज्यादा रहता है आयरन लॉस की तुलना में। ठीक है। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता की अगर हम बात करते हैं, तो दक्षता वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस सेम होते हैं। ठीक है। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू में आयरन लॉस रहेगा। अब कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, बराबर में आयरन लॉस क्या होगा, ये आयरन लॉस हमारा। ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे करंट का मान निकालना रहेगा, तो आयरन लॉस बटे आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं, तो इससे निकल आएगा लोड करंट के मान पर, ये वाला हमारे पास हुआ। ठीक है। ये आया हमारे पास, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी, अधिकतम दक्षता पर इस पे रहेगा। अधिकतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग को हम देखते हैं कि अधिकतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग कैसे रहेगी। तो फुल लोड केवी रेटिंग जो दिया रहेगा, उसका गुना करेंगे हम अंडर रूट में आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस हो जाएगा। क्या है, आयरन लॉस बटे
फुल लोड का ये रहेगा, ये फुल लोड कॉपर लॉस रहेगा, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है 100 केवीए रेटिंग के ट्रांसफार्मर में फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? 2 किलोवाट। और आयरन लॉस की बात करें तो 1 किलोवाट। ठीक है ये। तो अधिकतम दक्षता की स्थिति में केवी रेटिंग पूछा है। देखो केवी रेटिंग का फार्मूला हमने अभी देखा, ये वाला। ठीक है। आयरन लॉस हम ऊपर रखेंगे, आयरन लॉस कितना है? 1। ये आयरन लॉस 1 किलोवाट और ये 2। ठीक। ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 के ऊपर तो अंडर रूट कुछ मतलब नहीं है, लेकिन 2 के ऊपर अंडर रूट लगा है। ठीक है। अब 2 के ऊपर तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0.707 होगा। गुणित में 100 करेंगे हम। क्या करा, 100 गुणित में करा तो ये हमारे पास 17.7 केवीए आ जाएगा। ठीक है। ये केवीए में रहेगा। तो इसको ध्यान रखना, 1/√2 का मान क्या होता है? तो 0.707 होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10 केवी रेटिंग के ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस। ये आयरन लॉस है। ठीक है। आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस। तो अधिकतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर की केवे रेटिंग कितनी होगी? ट्रांसफार्मर की केवे रेटिंग। ठीक है। केवे रेटिंग की बात करेंगे हम। तो अब देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएगा, कट जाएगा इसमें। और 10 केवे रेटिंग केवे थे ना, तो ये हमारे पास 10, तो 3/9 का स्क्वायर करेंगे। जैसे हम अगर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एंडर रूट से ये कट जाएगा। तो 3/4 हो जाएगी। 3/4। ठीक है। पॉइंट में ये आ जाएगा। अब इसको हम हटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा। कितना? 7.5। मैक्सिमम इफिशिएंस पर ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस कितनी होगी? ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस 500 वाट हो तो अधिकतम दक्षता की स्थिति पर उसका कॉपर लॉस ज्ञात करना है। अधिकतम दक्षता की स्थिति पर उसका कॉपर लॉस ज्ञात करना है। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू में होगा आयरन लॉस। ठीक है। अधिकतम दक्षता की स्थिति में। तो इसमें दिया है आयरन लॉस तो दिया है, अधिकतम दक्षता कॉपर लॉस पूछा है, तो भाई इतना भी रहेगा कि हमारा सेम होता है। दोनों की दोनों ये सेम रहता तो किसी एक को दिया रहेगा, या तो कॉपर लॉस का मान दिया रहेगा, तो उसको निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करें तो ट्रांसफार्मर की दक्षता की अगर हम बात करेंगे तो ये आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो आउटपुट निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस बटे में इनपुट गुणित ये 100। ठीक है। अब हम इनपुट को भी इस तरह से निकाल सकते हैं, ये इनपुट बराबर में आउटपुट जितना मिल रहा है वो प्लस में लॉसेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 99% होती है, ये ध्यान देना। ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। यूनिटी पावर फैक्टर पर दक्षता ज्यादा रहेगी। ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये ट्रांसफार्मर की दक्षता के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इफिशिएंसी पावर फैक्टर के ऊपर। ठीक है। फुल लोड केवे रेटिंग, फुल लोड केवे रेटिंग गुणित कॉस फाई, ये क्या हो जाएगा हमारा? आउटपुट। और ये फुल लोड केवे रेटिंग गुणित पावर फैक्टर, प्लस में हमने क्या करा? आयरन लॉस और कॉपर लॉस को ऐड कर दिया। ठीक है। रेटेड लोड बटे फुल लोड क्या है? रेटेड लोड बटे फुल लोड, तो ये हो जाएगा 50/100।
1/2। ट्रांसफार्मर में स्वपाइनित कोड का प्रयोग तांबे का आयतन कम करने के लिए करते हैं। इसको ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर में तांबे का आयतन कम करने के लिए किस कोड का यूज करते हैं, तो स्वपानित कोड का यूज करेंगे हम। ठीक है, इसका यूज अब ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ट्रांसफार्मर की ओल्ड एफिशिएंसी निकालना है। तो ओल्ड एफिशिएंसी कैसे निकालते देखो। ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड पर तथा यूनिटी पावर फैक्टर पर सबसे ज्यादा आती है। जैसे लोड कम होने पर उसमें पावर फैक्टर कम होगा और उसकी दक्षता भी कम हो जाएगी। ट्रांसफार्मर पर अलग अलग समय पर लोड अलग अलग रहता है, अतः इसकी दक्षता भी अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर पूरे 24 घंटे की दक्षता का हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑल्ट एफिशिएंसी के। ठीक है, ऑल्ट एफिशिएंसी देखो, उसका फार्मूला आप देख सकते हैं। आउटपुट इन किलोवाट आवर में और इनपुट इन किलोवाट आवर में, ये 24 घंटे की रहेगी। ठीक है, तो ऑल्ट एफिशिएंसी का मान लोड के मैग्नीट्यूड और उसकी ड्यूरेशन मतलब अवधि के ऊपर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता क्या है। जो ट्रांसफार्मर 250 केवी से कम रेटिंग के होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, इन पर लोड परिवर्तित होते रहता है। क्या है, इसके ऊपर लोड परिवर्तित होते रहता है। बहुत कम समय ये फुल लोड पर चलते रहते हैं। बहुत कम समय ये फुल लोड पर चलते हैं। ठीक है, बहुत कम समय ये फुल लोड पर चलते हैं। अब देखो, अधिकतर समय ये हाफ लोड पर या उससे भी कम लोड पर चलते हैं, इसलिए इन्हें डिजाइन करते समय इसकी इफिशियंसी 50% लोड पर दक्षता मैक्सिमम रहती है। इसमें लीकेज रिएक्टेंस और आयरन लॉस का मान कम से कम रखा जाता है। किसका मान, आयरन लॉस का मान एंड लीकेज रेजिस्टेंस का, रिएक्टेंस का मान। ठीक है, अब पावर ट्रांसफार्मर होता क्या है। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 250 से कम वाला था, और जो पावर ट्रांसफार्मर रहेगा 250 केवी रेटिंग से ज्यादा वाला रेटिंग के, वो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर रहेगा। इन पर लोड हमेशा कांस्टेंट बना रहता है पावर ट्रांसफार्मर में, और अधिकतर समय ये फुल लोड पर ऑपरेट रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे डिजाइन करते समय हम फुल लोड पर मतलब परसेंटेज रहता है कि फुल लोड का या फिर 100% लोड पर उनकी दक्षता को हम डिजाइन करते हैं। और लीकेज रिएक्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ज्यादा रहता है इसमें क्या, लीकेज रिएक्टेंस। अब बारी आती है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर पर एक वाइंडिंग लगाकर उसमें सेकेंडरी के लिए टेपिंग कर देते हैं। क्या करेंगे, सेकेंडरी के लिए टेपिंग करेंगे। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। जैसे कि ये कोड है, इसके ऊपर हमने एक वाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाइंडिंग है, यहाँ तक कर लिया हमने, यहाँ तक। ठीक है, ये अब यहाँ से हमने सेकेंडरी में एक टेपिंग ले लिया और यहाँ पे कर लिया। तो हमने जितनी सप्लाई दी है, करंट आ रही है, ये कॉमन हो गई। ये वाइंडिंग इतनी जो है ये कॉमन यूज हो रही है, इधर की साइड भी और इधर भी। ठीक है, अब ईयर करंट, अब हमारे पास करंट आएगी I2 - I1, I2 - I1, और ये हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, ये ये लेमिनेशन की सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, यह सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहलाता है। कैसा, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है इसमें। इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, कैसी रहती है, इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जुड़ी रहती है। इसका यूज कॉपर की बचत करने के लिए किया जाता है। इसका यूज कॉपर की बचत करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उस समय करते हैं जहां ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 के आसपास होता है। ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 के आसपास होता है। समान केवी रेटिंग के लिए
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर के निम्न लाभ होते हैं। ठीक है। अगर समान रेटिंग के, जैसे मान के चला हम 10 केवे रेटिंग के मानते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर दोनों को, तो इसमें बहुत सारा डिफरेंट रहेगा, जैसे कि ये साइज में छोटा हो जाएगा और ये सस्ता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, कॉपर की बचत हो जाएगी इसमें। ठीक है। कॉपर की बचत हुई तो कम वाइंडिंग है, उसके बाद हमारे पास लॉसेस भी इसमें कम हो जाएगा, जो कॉपर लॉस है। तो इसकी लॉसेस कम हुआ तो इसमें कॉपर, इस लॉस कम हुआ तो इसकी दक्षता बढ़ जाएगी, लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है इसका। कैसा रहेगा? वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर का भार, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर का भार 1 - के होता है, गुणित 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कॉपर का भार रहेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर हम कॉपर का बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 - के जो रेशियो हमारा गुणित टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो भार है उसमें से आ जाएगा। मान लो हमारे पास के का मान कितना है, के बराबर 0.9, तो हमारे पास 0.1 आएगा। गुणित में अगर वाइंडिंग का टोटल हमारे पास रहेगी 100 kg का, तो इसमें करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 10 kg का आ जाएगा ये। ठीक है। कॉपर की बचत, अगर हम कॉपर की बचत की करेंगे तो कितनी बचत हो रही, तो के जितना है हमारे पास और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का भार, तो कॉपर की बचत आ जाएगी हमारे पास 0.9 था। ठीक है। 0.9 गुणित 100 करा हमने, तो ये 90 kg हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में इलेक्ट्रिक पावर कंडीशन और इंडक्शन प्रेरण दोनों प्रकार से ट्रांसफार्मर काम करेगा। ठीक है। इंडक्शन के द्वारा 1 - के इनपुट पावर और कंडक्शन द्वारा, ये इंडक्शन के द्वारा ट्रांसफर होगा और ये कंडक्शन के द्वारा के इंटू इनपुट पावर रहेगा। और अब हम ऑटो ट्रांसफार्मर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ये होता है वेरिएक, स्टेबलाइजर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऑटो स्टार्टर करने में, और लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी इसका यूज किया जाता है, तो इसके यूज को भी याद रखना। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है, शायद इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है। तो जब एक ट्रांसफार्मर को उसके निर्धारित वोल्टेज पर लेकिन कम आवृत्ति पर चलाया जाता है तो कोर का फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है। तो ये क्यों बढ़ता है इसको हम देखेंगे इसमें। देखो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन से हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस में जो परिवर्तन हो रहा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन ये है, फ्लक्स यहाँ पर इसका मान इसलिए यहाँ पर ही आया, क्यों? क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है बी मैक्सिमम ए। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पर ही आया, एक इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि हमारा ईएमएफ है फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक। अब हम इसको यहाँ ला सकते हैं, तो ये फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर में के बी का स्क्वायर मैक्सिमम एफ का स्क्वायर एंड टी का स्क्वायर वी वाट। ठीक है। अब हमें देखना यह है कि फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये ईडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी रहेगी। ठीक है। अब हम फ्लक्स डेंसिटी का मान रखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये स्क्वायर में रहेगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर तो दोनों कट जाएगा। तो अब हमारे पास ईडी करंट लॉस ऐसा रहेगा। ठीक है। ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के स्क्वायर का, मतलब फ्लक्स के परिवर्तन होने से, फ्लक्स के परिवर्तन होने से ईडी करंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक, समझ रहे आप इसको? अब नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में। तो ये हमारे पास रहता है और ये हमारे पास मान, इसमें अगर हम मान रखते हैं तो ये एक से ये कट जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट में आएगा। अब हमारे पास पॉइंट में एक बचा है, ये 0.6। तो अब देखो, फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा पास हिस्टेरिसिस लॉस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सप्लाई वोल्टेज को अगर हम स्थिर रखते हैं और उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करते हैं तो ईडी करंट लॉस अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। किसके ऊपर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये कंडीशन जब होगी जब हम इसमें कांस्टेंट वोल्टेज रखेंगे, सप्लाई वोल्टेज हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर के साइज पर प्रभाव, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर के साइज पर प्रभाव। तो देखो, सप्लाई ट्रांसफार्मर का ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करने पर उसके भौतिक आकार छोटा हो जाता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करेगा तो वो आकार छोटा हो जाएगा। इसको निम्न साइज से हम इसको पहचान सकते, देखो कि ये है, इसमें सबसे छोटा साइज पूछा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। ऑपोजिट चलेगा, फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में साइज क्या है, 1/, साइज आ गए, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन का ट्रांसफार्मर की केवे रेटिंग पर प्रभाव, केवे रेटिंग पर प्रभाव, ठीक है। 40 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने से उसकी केवे रेटिंग कितनी होगी, ठीक है। कितनी है, 400 हर्ट्ज की रहेगी, उसको 50 पर ऑपरेट कर रहा है, तो इसकी कितनी होगी केवे रेटिंग। तो इसको देखना हमें, के वी ए 1 बटे के वी ए 2 बराबर F1/F2 हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कितने केवी के है, केवी तो दिया नहीं हमें, तो पहले दिया है 400 बटे हमारे पास रहेगा ये, तो ये 40, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई कि जो सेकेंडरी रहेगा हमारे पास ट्रांसफार्मर केवीए का बटे में 8 हो जाएगा, ठीक। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कैसा होता है, जब लोड एक ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, दो ट्रांसफार्मर या इससे अधिक ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ देते हैं। इसके बाद निम्नलिखित शर्त पूरी करनी पड़ती है हमें इसे पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए। तो उन शर्त क्या है उसे देखते हैं हम। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सही पोलरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले उसकी पोलरिटी सही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दोनों ट्रांसफार्मर का जो रेशियो रहता है N/N2, जो रेशियो आएगा वो समान होना चाहिए, नहीं तो ये सेकेंडरी वोल्टेज में अंतर आ जाएगा, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट बहने लगेगा। दोनों ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस, परसेंटेज इम्पीडेंस X/R रेशियो समान होता है। कैसा होता है ये, समान होता है। इम्पीडेंस समान नहीं होने पर ट्रांसफार्मर अपनी केवे रेटिंग के अनुसार लोड शेयर नहीं करता है। कैसा, जब इम्पीडेंस समान नहीं होता है तो। अब इम्पीडेंस
असमान रहेगा तो दोनों ट्रांसफार्मर अलग अलग पावर पर फैक्टर पर काम करेगा ये। ठीक है। यदि ट्रांसफार्मर की केवे रेटिंग अलग अलग होते हैं तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस की केवे रेटिंग व्युत्क्रमानुपाती होनी चाहिए। नेक्स्ट है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में थ्री फेज ट्रांसफार्मर सस्ते होते हैं क्योंकि ये कम जगह घेरेंगे। तीन ट्रांसफार्मर अगर हम सिंगल फेज का यूज करेंगे उसकी तुलना में ये एक ही ट्रांसफार्मर रहेगा और इसका हम मेंटेनेंस भी केवल एक ही ट्रांसफार्मर का करना पड़ता है। लेकिन इसका दोष ये होता है कि जब ये खराब होगा तो ये पूरी सप्लाई ट्रांसफार्मर के जितने भी फेज है उनको बंद करना पड़ता है। इससे ओपन डेल्टा कनेक्शन में चलाते तो इसकी दक्षता कम होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन आ गया। क्या आया है? यहाँ पे अभी कनेक्शन आया। स्टार स्टार कनेक्शन है इसमें ट्रांसफार्मर में। ठीक है। तो देखो कनेक्शन को मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं हम। ठीक है। स्टार स्टार में क्या आता है? ये है ना, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होगी और ट्रांसफार्मर साइज में छोटा रहेगा और हाई वोल्टेज के लिए यह यूज करते हैं। हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसका ट्रांसफार्मर रेशियो स्थिर रहता है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के मध्य में जो रहेगा वो 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के मध्य में फेज डिफरेंस 0 होता है। इसका उपयोग केवल संतुलित लोड की स्थिति में करते हैं। और डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो इसके बीच में भी 0 रहेगा, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट रहेगी दोनों के दोनों, और साइज में ये बड़े होते हैं तथा लो वोल्टेज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्थिर होता है। कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के मध्य में 0 फेज डिफरेंस होता है। इसका उपयोग संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड पर किया जाता है। ठीक है, वो संतुलित पे कर रहे थे। अब ये क्या है? स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर। ठीक है। इनके बीच में फेज डिफरेंस 30 रहेगा। ठीक है। अब इसको ध्यान देना है हमें। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार में रहती है और सेकेंडरी डेल्टा में रहती है। इस ट्रांसफार्मर का रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/√3 होगा, गुना होता है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसका उपयोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के अंत में करते हैं सब स्टेशन में। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज के 30 फेज डिफरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेल्टा टू स्टार। यहाँ पर भी 30 रहेगा इसमें। ठीक है, इसको भी ध्यान देना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसकी प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में रहेगी। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का √3 गुना आता है और स्टेप अप के लिए यूज करते हैं हम इसको। इसका यूज वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 3 फेज 4 वायर कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में 30 फेज डिफरेंस रहता है। ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन की बात करें तो ये इस प्रकार से कनेक्शन बनता है। ये ओपन डेल्टा में आएगा ये। ठीक है। वी वी कनेक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। डेल्टा डेल्टा में ट्रांसफार्मर की किसी एक फेज में ओपन कर देते हैं और इसे ओपन डेल्टा कहते हैं। इसकी क्षमता पहले की तुलना में कम हो जाती है। ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर की क्षमता डेल्टा ट्रांसफार्मर के 70 57.7% होता है। वीवी की क्षमता ये हमारे पास रहेगी। ठीक है। 30 केवीए गुणित 70 57.7 बटे में 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 केवी। ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर की क्षमता अपनी क्षमता का 86.6% होता है। वीवी की क्षमता
86.6% वीवी की क्षमता आती है इसमें। ठीक है। अब स्कॉट कनेक्शन जिसे टीटी कनेक्शन भी बोलते हैं हम, टीटी कनेक्शन में दो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और मेन ट्रांसफार्मर एक रहता है, एक टीजर ट्रांसफार्मर रहता है। ये इस तरह से, ये मेन ट्रांसफार्मर आ गया हमारा। ठीक है। ये मेन ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग लिए ट्रीजर। ठीक है। ट्रांसफार्मर का टेपिंग लेते हैं, उससे हम मेन ट्रांसफार्मर कहते हैं, तथा जो टेपिंग लेता है उससे ट्रीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर में ट्रीजर ट्रांसफार्मर में 86.6% टेपिंग लेते हैं और इस कनेक्शन में दो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, थ्री फेज इनपुट से थ्री फेज आउटपुट में, और थ्री फेज इनपुट से टू फेज आउटपुट में, और टू फेज इनपुट से थ्री फेज में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। एमीटर के द्वारा हम अधिकतर 60 एम्पियर के करंट मेजर करते हैं। ठीक है। और वोल्ट मीटर के द्वारा 600 वोल्ट के करंट वोल्टेज को मेजर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा करंट और वोल्टेज रही तो इसमें क्या करते हैं, हाई वैल्यू की वोल्टेज और करंट को नापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिसको हम बोलेंगे करंट ट्रांसफार्मर सीटी एंड पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे सीटी की। तो सीटी यहाँ पर देखो, ये सीरीज में कनेक्शन है, ये प्राइमरी प्राइमरी में मोटे रहते और कम टर्न्स रहते हैं प्राइमरी के, और सेकेंडरी में जो रहेगा एक ही कोर के ऊपर देखो ये इसमें है, सेकेंडरी में अधिक टर्न्स रहेगा, या वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी की जो टर्न्स रहते हैं उसको हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं, नहीं तो ये जल जाएगा। ठीक है। क्लैंप मीटर भी ये इसी के है। ठीक है। सीटी का उपयोग हाई वैल्यू की करंट को लो रेंज के एमीटर के द्वारा मेजर करने के लिए हम करते हैं। सीटी की प्राइमरी मोटे कॉपर वायर की और कम टर्न की रहती है, और सेकेंडरी क्या रहती है, अधिक टर्न से रहते पतले वायर के। ठीक है। इसके समांतर में 5 का एम्पियर जोड़ते हैं। सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो करंट को स्टेप डाउन करता है, करंट को क्या करेगा, स्टेप डाउन करता है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखते हैं, इसकी सेकेंडरी को हमेशा क्लोज रखते हैं। कैसे रखेंगे, इसकी सेकेंडरी को हमेशा क्लोज रखते हैं। सीटी की सेकेंडरी को ओपन रखने पर उसकी कोर की फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसके सीटी संतृप्त हो जाती है और तथा कोर में हाई वोल्टेज उत्पन्न होती है, सीटी जल जाती है। ठीक है। सीटी के मेन काम यह है कि हम ओपन इसलिए नहीं रखते इसको, सीटी की ओपन रखने पर उसकी करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्लक्स, और उससे फ्लक्स बढ़ेगी जब करंट ज्यादा बढ़ेगा तो संतृप्त हो जाती, सेचुरेटेड हो जाती है और हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है, जिससे वो जल जाएगी। ठीक है। इसकी सीटी की रेटिंग की बात करें तो वोल्ट एम्पियर होती है, और बर्डन बोझ यूनिट जिसे वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट रहेगी। ऑन क्लैंप ऑन मीटर एक सीटी का ही प्रकार है। ठीक है। इसका यूज हाई वैल्यू के करंट के लिए हम कर रहे हैं। अब सीटी का अनुपात रेशियो यह है, यदि इसकी सेकेंडरी करंट हमारे पास 3.5 है तो इसकी लोड करंट का मान निकालना है। ठीक है। तो ये हमारे पास लोड करंट इतने हो जाएगा, 300। अब ये हो गया पीटी। पीटी को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, तो ये देखो दोनों वाइंडिंग के बीच में पैरेलल में ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है। सेकेंडरी में हम पैरेलल में ये जोड़ा हमने, किसको जोड़ा है, वोल्टमीटर को। इसका यूज हाई वैल्यू की लो वोल्टेज को कम रेंज के वोल्टमीटर द्वारा नापने के लिए करेंगे हम। ठीक है। सीटी स्टेप डाउन, ये पीटी स्टेप डाउन रहता है, सीटी स्टेप अप रहता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को लाइन के समांतर में जोड़ते हैं, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को 110 वोल्ट का वोल्टमीटर यूज करते हैं। बर्डन तथा रेटिंग दोनों वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है। अब हम ये देखो, ट्रांसफार्मर का एक है हमारे पास, ये मेन टैंक हो गया, मेन टैंक में ये वाइंडिंग रहती है, ये हमारे पास अलग अलग जाएगी, ये बुशिंग रहेगी, बुशिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी अलग अलग रहेगी। ठीक है। एक्सपेंशन वेंट है ये, जब ये ज्यादा होता है गर्म और यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनता है तो एक्सपेंड एक्सपेंशन वेंट ये खुल जाता है और वो निकाल देगा ताकि इसको फाटने से बचा सके। ठीक है। यह है बुकोज रिले, दोनों
मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में फोकस रिले यहाँ पे लगी रहती है। ठीक है। और ये ब्रीथर ब्रीथर में सिलिका जेल भरी रहती है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। और ये टेम्परेचर मीटर रहेगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज कूलिंग के लिए करता है, और उसके साथ साथ में इंसुलेशन भी ये प्रदान करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल को पराविद्युत सामर्थ्य अगर हम बात करेंगे तो 30 kg/cm 1 मिनट के लिए रखना चाहिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर की खनिज तेल का उपयोग हम करते हैं, खनिज तेल का यूज करेंगे। इसका नाम आप याद रखना, ये नाम है, तो इसको नाम याद रखना। ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट 135 से 40 तक रहना चाहिए। ठीक है। तापमान, ऑयल में आग लग जाती है, इससे ज्यादा अगर बढ़ता है तो ऑयल में आग लगेगी। ट्रांसफार्मर ऑयल का सायंता कम होना चाहिए। ठीक है। ध्यान रहे ये सायंता, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग प्लेट येलो होता है, कैसा? पीला होता है, हल्का सा पीला पीला रहता है। ऑयल में हरा रंग कॉपर के यौगिक के कारण, कॉपर के कंपाउंड के कारण आता है। ठीक है। ऑयल में हरा रंग कॉपर के यौगिक के कारण। अब ब्रीथर की बात करें, ब्रीथर कंजर्वेटर टैंक के साथ में जोड़ते हैं उसे, ट्रांसफार्मर के श्वास लेने वाले भाग कहते हैं उसका। और इसके अंदर सिलिका जेल भरा रहता है। जब ट्रांसफार्मर लोड बढ़ता है तो क्या होगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा, जिसके कारण उसमें हीट उत्पन्न होगा। हीट उत्पन्न होने से ऑयल क्या होगा, फैलेगा। तो अब वहां की जो एयर रहेगी वो कंजर्वेटर टैंक में जाएगी, कंजर्वेटर टैंक की हवा रहेगी वो ब्रीथर के द्वारा बाहर निकलेगी। अब वो जब ठंडा होगा तो बाहर की हवा को खींचेगा और अंदर आएगा। तो वहां के जो बाहर का मॉइस्चर रहेगा उसको सोख लेता है। लोड कम होने पर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है, ऑयल कंजर्वेटर टैंक में, मेन टैंक में आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, वो मॉइस्चर को, बाहर हवा रहेगी उसको मॉइस्चर के द्वारा, और जो मॉइस्चर रहेगा उसमें सिलिका जेल सोख लेती है और फ्रेश हवा अंदर आती है। अगर वो मॉइस्चर अंदर आता है तो हमारा ऑयल बहुत जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए कंजर्वेटर टैंक में स्लिप स्थान बरतने के लिए वातावरण में एयर अर्थात ब्रीदर श्वास लेता है। सिलिका जेल कंजर्वेटर टैंक में प्रवेश करने वाली नमी को अवशोषित करती है, और सूखी अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला रहता है, कैसा? नीला रहेगा। और नमी अगर अवशोषित कर ली तो इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। कंजर्वेटर टैंक की अगर हम बात करें, सामान्य अवस्था में ऑयल इसमें आधा भरा रहेगा कंजर्वेटर टैंक में। इसकी क्षमता ट्रांसफार्मर की क्षमता के 10 से 12% तक रखता है बस। ट्रांसफार्मर की ऊंचाई पर ये लगाते हैं और साथ में ब्रीदर जुड़ा रहता है इसमें। ठीक है। गैसकेट के गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर तेल रिसना दोष उत्पन्न होता है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अब हम देखेंगे बुकोज रिले। बुकोज रिले होता क्या है? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखो ये मेन टैंक पे जुड़ा रहेगा, और ये कंजर्वेटर टैंक के साइड इधर जुड़ा रहेगा। ठीक है। यहाँ से ये ऑयल, ये ट्रिपिंग कॉइल है, और ये एक्सिलरी कॉइल रहे। बुकोज रिले का उपयोग 500 केवी से ज्यादा के ट्रांसफार्मर में हम करेंगे। ठीक है। इसमें रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य लगाई जाती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर को सभी प्रकार के आंतरिक फाल्ट से सुरक्षा प्रदान करनी है, तथा ट्रांसफार्मर के बाहर फाल्ट होने पर यह ऑपरेट नहीं होती चाहिए। यह रिले गैस से ऑपरेट होती है। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गैस से ऑपरेट होने वाली रिले कौन सी है। मरकरी भरे हुए तैरने वाले दो स्विच का हम यूज करते हैं। अलार्म स्विच रहता है और एक ट्रिपिंग स्विच रहता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर छोटा फॉल्ट होने पर अलार्म स्विच ऑपरेट होकर अलार्म सर्किट ब्रेकर को क्लोज करता है, और इससे सब स्टेशन अलार्म बजने लगता है और फॉल्ट की जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा ट्रिपिंग स्विच रहता है। इसके अंदर बड़ा फॉल्ट होने पर ऑपरेट होकर ट्रिप सर्किट को क्लोज करता है, और इसमें सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये था हमारे पास इतना ही, जो इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर के थे उन थ्योरी को हमने पढ़ लिया है। और आज के लिए इतना ही। एक ही वीडियो में, तीसरा वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। मैं कोशिश ये करूंगा
कि इसको मैं एक प्लेलिस्ट ट्रांसफार्मर के बना दूं और उसमें रखूं। ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आता अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े आप एक दूसरे को भी भेजें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप जो भी देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली एग्जाम कौन से आपके टारगेट है, इसका आप अवश्य बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।